नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमित एग्ज़ाम स्टडी में। यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो का एग्ज़ाम का दोस्तों आज मैं एनालिसिस आपको कराने वाला हूं और ये एग्ज़ाम था आपका 22 दिसंबर 2018 को जो कराया गया था एग्ज़ाम आपका, जो अब कैंसिल हो गया था और इस एग्ज़ाम को दोबारा कराया जाएगा लगभग नवंबर या दिसंबर के माह में। तो इसीलिए मैं आपको पिछले पेपर का एनालिसिस कराऊंगा, जिससे कि आप ये समझ सकें कि पेपर कैसा आया था और पेपर में पूछा क्या गया था, किस लेवल के क्वेश्चन बन रहे हैं, करंट अफेयर्स कैसा है, हिंदी कैसी है एवं अन्य जो पोर्शन हमारे 3 पोर्शन थे। आप ये जानते हैं कि हिंदी 50 क्वेश्चन और रीजनिंग 50 क्वेश्चन और जीएस ये 50 क्वेश्चन थे आपके। कुल मिलाकर 150 क्वेश्चनों का ये एग्ज़ाम था और निगेटिव मार्किंग इसमें भी थी। तो चलिए दोस्तों, पहला पेपर मैं इसका करा चुका हूँ। 22 दिसंबर 2018 का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था वो मैंने आपको करा दिया है और आज मैं सेकंड शिफ्ट का पेपर लेकर आया हूँ। और जो फर्स्ट पेपर है उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप उसको वहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। दोस्तों ये इंस्ट्रक्शन है। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो दोस्तों इसमें निगेटिव मार्किंग 1/2 थी। प्रत्येक 2 गलत उत्तर के लिए 1 सही उत्तर काट लिया जाएगा, यानी कि आधा 1/2 की निगेटिव मार्किंग थी और 150 क्वेश्चन थे। और इन इंस्ट्रक्शन में तो ज़्यादा कुछ बताने वाली चीज़ है नहीं, वो तो आप पढ़ चुके हैं। ये प्रश्नों के पोर्शन थे। हिंदी परिज्ञान लेखन योग्यता 50 क्वेश्चन, सामान्य बुद्धि परीक्षण 50 क्वेश्चन और सामान्य जानकारी 50 क्वेश्चन। 150 क्वेश्चनों का एग्ज़ाम था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मच्छरों के प्रयोग के संबंध में शिकायत पत्र लिखना हो तो किसे लिखेंगे? माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को, प्रधानमंत्री जी को, माननीय प्रधान अध्यापक जी को, माननीय शिक्षा अधिकारी को। तो पहले क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को। दोस्तों, जो गांव में मच्छर होते हैं उनका प्रकोप अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो इसके लिए हम शिकायत कर सकते हैं स्वास्थ्य अधिकारी को, और तो वहाँ से फिर एक टीम आएगी जो हमारे मच्छरों को मारने की दवाई का छिड़काव करके जाएगी। नेक्स्ट है, उनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं या विसर्ग कहते हैं? दोस्तों दूसरे क्वेश्चन का आपका जवाब हो जाएगा स्वर। इनका जो प्रयोग करते हैं हम उच्चारण को प्रयोग करने में करते हैं और ये स्वर जो हैं खुद स्वतंत्र होते हैं अपने आप में। स्वतंत्र रूप में हम स्वर का उच्चारण करते हैं और व्यंजन का जो उच्चारण करते हैं तो स्वर के साथ करते हैं। नेक्स्ट है, छोटी ई, बड़ी ई, च, छ, ज, झ में आदि का उच्चारण किस से होता है? कंठ से, मूर्धन्य से, तालव्य से, ओष्ठ से? तो दोस्तों एक ट्रिक है कि के टी एम डी ओ, के टी एम दो, और इधर हमारे आते हैं कै, च, टे और तय और पै। तो ये जो लाइन है हमारी ये है च वर्ग की। तो च हमारे काय में आते हैं? ये आते हैं हमारे T4 तालव्य। तो आपका सही जवाब हो जाएगा तीसरे क्वेश्चन का तालव्य।
तो आप इसे याद कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं अक्षर, स्वर, व्यंजन, अनुस्वार। एक से अधिक वर्णों के मेल को, तो वर्णों का जब मेल होता है तो क्या बनता है, वह बनता है हमारा अक्षर। नेक्स्ट है, पांचवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। पुस्तकालय, सद्गति, दिग्दर्शन, उज्ज्वल। तो स्वर संधि को आपको पहचानना है दोस्तों। तो 5 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, और ये तो हमारे व्यंजन हैं, व्यंजन संधि के हैं। और नेक्स्ट है, बम्बई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा समास समाहित है। बम्बई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, तो बताना है कि तत्पुरुष समास है या कर्मधारय समास है, द्विगु समास है या अव्ययीभाव समास है। दोस्तों छठे क्वेश्चन का जो सही जवाब है आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है, सातवां क्वेश्चन है, हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है। अपशब्द, विशेषण, संज्ञा, उपसर्ग, अव्यय। तो 7वें से क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, उपसर्ग। अपशब्द में जो है उपसर्ग शब्द जुड़ा हुआ है, यानी कि उपसर्ग क्या होगा, इसमें उपसर्ग होगा अप, और शब्द है हमारा शब्द। 8वां सवाल है, 8वां क्वेश्चन है, अफसोस में नहीं जा सका, रेखांकित शब्द का अव्यय पर प्रकार बताइए। दोस्तों अव्यय का प्रकार बताना है। संबोधन सूचक अवयव, शोक सूचक अवयव, आश्चर्य सूचक अवयव और हर्ष सूचक अवयव। 8वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका बी ऑप्शन, शोक सूचक अवयव। दोस्तों शोक की बात है इसमें, इस क्वेश्चन में, कि अफसोस कर रहे हैं हम कब करते हैं, जब हमें किसी अच्छी चीज़ का दुख हो, अफसोस हो, जब भी हम अफसोस करते हैं। और संबोधन, हम किसी भी चीज़ को संबोधित कर रहे हैं, तो ये तो हमारा इस चिन्ह से पता चल जाएगा, संबोधन चिन्ह है इसमें। और आश्चर्यचकित, यानी कि अगर हम किसी चीज़ को अचानक में सुने या देखें तो वहाँ पर होता है आश्चर्य। या कोई ऐसी चीज़ को देखें जो नहीं होनी चाहिए थी लेकिन वहाँ पर हो गई है, तो वो आश्चर्य होता है। और हर्ष सूचक, हर्ष दोस्तों खुशी का मतलब होता है कि हर्ष। नेक्स्ट है, 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। कोयल, कुकुर, लाख, भीतर। तत्सम शब्द बताना है। तो 9वें का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तत्सम शब्द क्या होते हैं, तत्सम वह होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं, वैसे के वैसे ही उठा कर रख दिए गए हों। और तद्भव होते हैं जिनमें जो हमारे हिंदी के होते हैं या जो हमारे देसी शब्द होते हैं वह होते हैं हमारे तद्भव शब्द, जो संस्कृत से आए हैं लेकिन उनमें कुछ बदलाव कर दिया गया हो। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। आलस, कुष्ठ, अंधकार, उल्लास। तद्भव शब्द बताना है इस बार। तो 10वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ए ऑप्शन, आलस। देखो कुष्ठ जो है ये संस्कृत से है, ये तो हो गया तत्सम।
और अंधकार भी और उल्लास भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। अर्ध तत्सम शब्द को पहचानना है। रात्रि है या दही है, बच्चा है या कान है। तो 11वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी। अर्ध तत्सम जो है दही शब्द हो जाएगा हमारा। और नेक्स्ट है 12वां क्वेश्चन, शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। गिलास, अचल, आश्चर्य, छाता। 12वें क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, गिलास। गिलास जो है विदेशी शब्द है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। आसमानी, नियमित, पाश्चात्य, अनुशासन। संज्ञा का बताना है, संज्ञा क्या होता है, संज्ञा कौन सी होती है। तो 13वें क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, अनुशासन। आपकी सब राह देख रहे हैं। रेखांकित शब्द को कौन सा सर्वनाम है। आप में कौन सा सर्वनाम है ये बताना है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। आपकी सब राह देख रहे हैं। तो 14वें क्वेश्चन का जो सही जवाब है आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, निजवाचक सर्वनाम। दोस्तों आप केवल आप ही को देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होगा। प्रश्नवाचक में तो प्रश्न पूछा जाता है, इसमें प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा हुआ होता है। और संबंधवाचक में किसी का संबंध होता है जिससे हमारा कोई संबंध हो। और अनिश्चय में कोई निश्चय नहीं होता है कि किसकी बात हो रही है। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। महज, नैतिक, पीड़ा, अज्ञान। विशेषण को पहचानना है आपको, तो इसमें हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही जवाब, नैतिक। नेक्स्ट है 16वां क्वेश्चन, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। रेखांकित शब्द क्या है। क्रिया विशेषण, क्रिया, सर्वनाम, संज्ञा। तो 16वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, क्रिया विशेषण। दोस्तों क्रिया की जो विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। तो लिखना क्या है, लिखना हो गया हमारा क्रिया, ये लिखना तो है हमारा क्रिया। और लिखने की विशेषता कौन बता रहा है, धीरे धीरे, तो इसलिए यहाँ पर क्रिया विशेषण हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन, वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए। वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। तो लेकिन को बताना है कि लेकिन क्या है, क्रिया विशेषण है, अवयव है, सर्वनाम है, संज्ञा है। तो 17 का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, लेकिन जो होता है अवयव होता है। जैसे तो, भी, इस तरीके के शब्द जो होते हैं हमारे अवयव होते हैं। यह क्योंकि होता है। 18वां क्वेश्चन है, रविवार है वह घर पर ही रहेगा। रेखांकित शब्द को पहचानिए। ही बताना है, ही इसमें रेखांकित शब्द है, लेकिन ही क्या है, सर्वनाम, प्रत्यय, निपात, उपसर्ग। दोस्तों आपका ऑप्शन सही जवाब ही हो जाए, वो निपात हो जाएगा। ही जो होते हैं ये हमारे छोटे शब्द होते हैं और जिनसे क्वेश्चन में कुछ बल मिले बोलते हुए या उनका प्रयोग करते हुए, उनमें कुछ बल प्राप्त हो, बल मिले, उसे ही हम निपात कहते हैं। 19वां क्वेश्चन है,
आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, रेखांक शब्द का पर्यायवाची नहीं है। आकाश में चंद्रमा चमक रहा है तो पर्यायवाची नहीं है, बताना है नहीं है। आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? व्योम है या गगन है या रसाल है, नभ है। तो 19वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका रसाल। रसाल जो होता है दोस्तों आम का पर्यायवाची भी होता है हमारा। और जो आकाश है, आकाश के पर्यायवाची व्योम होता है, गगन होता है, नभ होता है। 19 तो हो गया। 20वां क्वेश्चन है संतोष महाधन है। संतोष रेखांक शब्द का सटीक विलोम होगा। असंतोष, संतोष का विलोम क्या बताना है? संतोष का विलोम होगा कि अस्वीकार होगा या असहयोग होगा, असार होगा। तो 20वें क्वेश्चन का सही जवाब आपका असंतोष हो जाएगा। संतोष, असंतोष। दोस्तों अधिकतर शब्द ऐसे होते हैं कि जिनके आगे ए का प्रयोग कर दें तो वह हमारे उल्टे हो जाते हैं, यानी कि विपरीत हो जाते हैं। 21वां क्वेश्चन पर चलते हैं। युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है? न्याय, अन्याय, धरा, पृथ्वी, अचल, अचला, मान, अपमान। कौन सी जोड़ी सही है? 21 का सही जवाब है आपका सी ऑप्शन, अचल मतलब अचला। नेक्स्ट है 22वां क्वेश्चन है आपका। दूसरों की बातों में दखल देना एक ही शब्द क्या होगा? हस्तक्षेप करना होता है या अपेक्ष होता है या दूरदर्शी होता है या उपकारी होता है। तो दोस्तों 22 का तो सही जवाब आपका ए ऑप्शन हो जाएगा कि दूसरों की बातों में दखल देना होता है कि हस्तक्षेप करना, कि आप हमारी बातों में हस्तक्षेप ना करें। और 23वां क्वेश्चन है मुंबई, मुंबई के निकट पूना है, रेखांक शब्द क्या है? के निकट। समुच्चय बोधक शब्द, संबंध सूचक शब्द, सर्वनाम या संज्ञा। तो 23 का सही जवाब है आपका बी ऑप्शन, संबंध सूचक शब्द। दोस्तों संबंध बता रहे हैं कि बम्बई का पूना से क्या, पूना से संबंध बता दिया है, इसमें बम्बई के निकट है तो इसलिए यहाँ पर संबंध सूचक शब्द हो जाएगा ये। और 24वां क्वेश्चन है माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, रेखांक शब्द का क्या अर्थ होगा? ऑप्शन में सारे एक साथ ले लेता हूँ। के लिए तो विशेषण है या परसर्ग है या सर्वनाम है या संज्ञा है, रेखांक शब्द का क्या अर्थ होगा? माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। 24 का सही जवाब है आपका बी ऑप्शन, परसर्ग। नेक्स्ट है 25वां क्वेश्चन। वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सही नहीं बताना है। लता, लताएं, घोड़ा, घोड़े, किताब, किताबें, सखी, सखियाँ। 25 क्वेश्चन का सही जो बताना, सही नहीं है बताना है तो आपका डी ऑप्शन इसमें सही जवाब हो जाएगा कि सखी का विलोम जो होता है सखियाँ नहीं होता है। 26वां क्वेश्चन है जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को कहते हैं। दोस्तों कर्म के अनुसार जो परिवर्तन होता है उस वाक्य को हम क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे हम कर्मवाच्य। लेकिन क्रिया के
अनुसार जो कर्ता के अनुसार जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं हम कृतवाच्य, और भाव के अनुसार जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं हम भाववाच्य। तो हमारा इसमें बी सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्यत काल को पहचानिए। जो भविष्य काल का वाक्य है, गाय घास चरती है, ये तो वर्तमान हो गया हमारा। रोहन बम्बई गया था, ये भूतकाल हो गया हमारा, क्योंकि गया था बात बीत चुकी है। मैं कल घूमने जाऊंगी, ये दोस्तों ये है हमारा भविष्य है, भविष्यत काल। और नीचे हमारा माँ बच्चे को पढ़ा रही है, यह भी हमारा क्या है, वर्तमान। तो आपका इसमें सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन है, मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन होगा। तू का बहुवचन बताना है कि आप लोग, तुम लोग, हम, ये लोग। 28 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका बी ऑप्शन, तू का बहुवचन होता है तुम लोग। और इसके बाद है आपका ये क्वेश्चन, जिस वाक्य में इसलिए और क्योंकि, लेकिन, परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द जुड़ते हैं उस वाक्य को क्या कहते हैं। संयुक्त वाक्य कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं, या विधान वाक्य कहते हैं। 29 का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए। दोस्तों संयुक्त वाक्य हम उस वाक्य को कहते हैं जिसमें हमारा इसलिए और क्योंकि, लेकिन, परंतु आदि समुच्चय शब्द जुड़े हुए होते हैं, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, बच्चे खेल रहे हैं, अक्षर के अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। प्रश्नवाचक वाक्य, विधान वाक्य, और निषेधात्मक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य। बच्चे खेल रहे हैं, 30 का सही जवाब है आपका बी ऑप्शन, विधान वाक्य। प्रश्नवाचक की अगर बात करता तो उसमें हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ होता, और निषेधात्मक की बात करता तो नहीं होता उसमें। लेकिन इस वाक्य में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। और आगे की बात, आज्ञावाचक की बात होती, यानी कि आज्ञावाचक वाक्य होता तो उसमें हम यानी कि कोई बड़ा बुजुर्ग इन बच्चों को आज्ञा देता। 31वां क्वेश्चन है आपका, तुमको मुझे पढ़ाना है, अशुद्ध अंश को पहचानिए। तुमको मुझे पढ़ाना है, तो 31 का दोस्तों इसमें ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा कि तुमको जो है इसमें ये गलत प्रयोग किया गया है। इसमें यहाँ पर होना चाहिए था कि तुम्हें मुझे पढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32वां क्वेश्चन, मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। रेखांकित तो इसमें कुछ है ही नहीं। अच्छा, रेखांकित चिन्ह को कि पूर्ण विराम है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, अल्प विराम है, या लाघव चिन्ह है। 32 का सही जवाब है आपका ए ऑप्शन, जो हमारा ये चिन्ह लगा हुआ है रेखांकित चिन्ह, तो ये है हमारा पूर्ण विराम चिन्ह। और प्रश्नवाचक चिन्ह जो होता है ये हमारा ये होता है। अल्प विराम जो होता है हमारा ये होता है। और लाघव चिन्ह होता है दोस्तों 0, ये हम पॉइंट भी लगा देते हैं एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33वां क्वेश्चन है, किसी पद
उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे कहते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह, अधोरेख चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, अधोरेख चिन्ह और कोष्टक चिन्ह या तिर्यक चिन्ह। तो 33 का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, अधोरेख चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34वां क्वेश्चन। उसने तो मेरी आंखें खोल दी। रेखांकित मुहावरे का अर्थ होगा भ्रम को दूर करना, किसी बात पर ध्यान न देना, स्वागत के लिए राह देखना, अंधकार दूर करना। तो 34 का सही जवाब है आपका ए ऑप्शन, भ्रम को दूर करना। नेक्स्ट है आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का सही अर्थ होगा जल्दी से कार्य करना, संकट के समय बचाव के लिए सोचना, मुसीबत आने से घबरा जाना, कुआं खोदकर पुण्य कमाना। 35वें क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी कि संकट के समय बचाव के लिए सोचना। और नेक्स्ट है आपका 36वां क्वेश्चन। पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा समंदर, अंतरिक्ष, धरती, विश्व। तो 36 का आपका बी ऑप्शन सही होगा कि अंतरिक्ष में हमारे सभी ग्रह और तारे, नक्षत्र ये सब पाए जाते हैं। नेक्स्ट है 37वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से समानार्थी जोड़ों को स्पष्ट कीजिए। पार्वती, महेश्वरी, व्यावहारिक, अव्यावहारिक, शेर, शेरनी, लड़का, लड़के। समानार्थी जोड़ों को बताना है। समानार्थी जोड़े कौन कौन से हैं? तो 37 का आप यह देख रहे हैं, पहला ऑप्शन पार्वती और महेश्वरी, हम ये दोनों तो एक ही होते हैं। और व्यावहारिक अव्यावहारिक ये उल्टा हो जाएगा। शेर शेरनी ये हमारा स्त्रीलिंग पुल्लिंग, और लड़का लड़के ये बहुवचन और एक वचन के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 38वां क्वेश्चन। पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? अवधी, छत्तीसगढ़ी, जयपुरी, बघेली। तो दोस्तों पूर्वी की हमारी तो कौन कौन सी होती हैं? ये पूर्वी की है, ये पूर्वी की है और ये पूर्वी की है। लेकिन जो है जयपुरी जो है राजस्थानी की है। तो पूर्वी में हमारी जो है जयपुरी नहीं बोली जाने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39वां क्वेश्चन। हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र। तो 39 का आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हिंदी भाषी में इन तीनों राज्यों में तो हिंदी बोली जाती है, हिंदी भाषी राज्य कहलाते हैं। लेकिन महाराष्ट्र की एक भाषा अलग है अपनी, और वो होती है, इसमें कोंकणी भी बोली जाती है, मराठी भी बोली जाती है। तो आपका डी ऑप्शन इसमें सही जवाब हो जाएगा। और 40वां क्वेश्चन है कि रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई या संत तुकाराम। तो 40 का आपका ए ऑप्शन गोस्वामी तुलसीदास सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट है आपका 41वां क्वेश्चन, पूरी डिस्प्ले पर ले लेता हूँ मैं इसको। अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद लिखिए, सही अनुवाद स्पष्ट कीजिए। प्रदूषण से बचना चाहिए, पर्यावरण को हानि पहुंचाना आज की बड़ी समस्या है, ध्वनि प्रदूषण हमारी समस्या है और प्रदूषण एक समस्या है। 41 का बी ऑप्शन आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा कि पर्यावरण को हानि पहुंचाना आज की बड़ी समस्या है। और नेक्स्ट है शिक्षा मनुष्य जीवन की नींव है, सही अनुवाद लिखिए। तो दोस्तों
एजुकेशन इज नेसेसरी फुल फॉर ऑल, और एजुकेशन इन दी फाउंडेशन ऑफ आवर लाइफ। एजुकेशन लेट्स दी बेटर नेशन, और प्राइमरी एजुकेशन मस्ट बी फ्री फॉर ऑल। तो 42 का इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। शिक्षा मनुष्य जीवन की नींव है, इसका जो अंग्रेजी अनुवाद होगा बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हिंदी साहित्य इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। और नेक्स्ट है आपका कि ये गद्यांश चल रहा है आपका, भक्तिकाल के संत कबीर सूरदास जी को कौन नहीं जानता। यहाँ से आपका ये पैराग्राफ शुरू होता है कि भक्ति काल के कृष्णोपासक सूरदास जी ने सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी आदि का अनमोल खजाना हिंदी साहित्य को दिया। उनके पदों में वात्सल्य, श्रृंगार, शांत रस के भाव प्राप्त होते हैं। उनके लिए कहा गया है कि सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशव दास वे अष्टछाप के श्रेष्ठ कवि। और नेक्स्ट है कि उनके वाक्य की विशेषता यह है वे गेयबद्ध हैं। उनकी अधिकतर रचना ब्रज भाषा में पाई जाती है, कहीं कहीं पर संस्कृत व फारसी भाषा के शब्द भी पाए जाते हैं। उनकी रचनाओं में अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि भी अलंकार पाए जाते हैं। वे जन्मांध थे, लेकिन उनके पदों में जो वर्णन पाया जाता है कि वह सजीव है, ऐसा लगता ही नहीं है कि वे जन्मांध थे। और उनकी मृत्यु 1580 ईस्वी में हुई। साहित्य जगत में वे सदैव अमर हैं। 43वां क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो आपने भी पढ़ा था, हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास जी से काल के संत कवि हैं। सूरदास जी किस काल के कवि हैं। तो सूरदास जी हमारे भक्ति काल के कवि हैं। 45वां क्वेश्चन है कि रचनाओं में से कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है। रमैनी, सूर सारावली, सूर सागर और साहित्य लहरी। तो 45 का आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। रमैनी का तो इस पैराग्राफ में जिक्र भी नहीं किया है, और ये आपकी तीनों मिल जाएंगी इस पैराग्राफ के अंदर ही। 46वां है कि सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता है। श्रृंगार तो पाया जाता है, और वात्सल्य भी पाया जाता है, और शांति भी पाया जाता है, लेकिन भयानक नहीं पाया जाता है। तो आपका डी ऑप्शन इसमें सही जवाब हो जाएगा। 47वां है आधे अधूरे किस विधा की रचना है। कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास। तो दोस्तों 47 का आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। आधे अधूरे जो है एक नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48वां, जयद्रथ वध किस की रचना है। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा। तो 48 का आपका सी ऑप्शन मैथिली शरण गुप्त की लिखी हुई है जयद्रथ वध। और 49वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन हैं। नागार्जुन, मुक्तिबोध, सुमित्रा नंदन पंत और त्रिलोचन शास्त्री। तो 49 का आपका सी ऑप्शन सही जवाब है। सुमित्रा नंदन पंत छायावाद रचनाकार है, कवि हैं। और लास्ट आपका हिंदी के पोर्शन का 50वां क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य को कितने काल खंडों में विभाजित किया गया है। तो 50 का आपका बी ऑप्शन 4 भागों में। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो में केवल हिंदी के 50 क्वेश्चन ही मैं करा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं 150 क्वेश्चन कराऊँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको रीजनिंग मिलेगी,
और उससे नेक्स्ट वीडियो में आपको सामान्य ज्ञान मिलेगा, और 3 वीडियो में हम वीडियो का पेपर आपको कंप्लीट करा देंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। और आगे आने वाली 2 वीडियो और जो एक वीडियो का एग्ज़ाम पेपर मैंने आपको पहले करा दिया है फर्स्ट शिफ्ट का, उसके भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।